किस्मत से मिल हम तुम चैप्टर 119 फैमिली विद आइसक्रीम टाइम। अगली सुबह भाग्य तैयार होकर नीचे आता है। यशोदा जी डाइनिंग टेबल पर सुभाश्री के साथ बैठी हुई थी और उनके सामने एक बुक खुली थी जिसमें वह सुभाश्री को पढ़ा रही थी। कल्याणी जी आराम से सोफे पर बैठी हुई थी और उनके हाथ में आज का न्यूज़पेपर था। श्री किचन में सुनील के साथ। भाग्य सोफे पर आकर बैठता है और कल्याणी जी को देखकर कहता है, कुछ खाया अपने। तभी श्री किचन से डाइनिंग टेबल की तरफ आ रही थी। कल्याणी ने श्री को देखते हुए टॉन्ट मारते हुए कहा, अपनी बीवी से पूछ लो, इसकी इजाजत हो तो मैं कुछ खा पी भी लूं। भाग्य अपनी आंखें बंद कर लेता है और ना में सर हिलाते हुए कल्याणी जी से कहता है, माँ प्लीज सुबह सुबह मत शुरू हो जाए। परेशानी क्या है आपको श्री से? वह तो आपको कुछ कह भी नहीं रही है। कल्याणी जी ने खींचते हुए कहा, ये कहाँ कुछ कहती है, ये तो करती है। कभी घर छोड़कर चली जाएगी तो कभी बेटी के साथ घर वापस आ जाएगी। श्री डाइनिंग टेबल के पास खड़ी थी और अपनी नज़र झुकाए कल्याणी जी की बात सुन रही थी। सच में सास सगी हो या नाम की, ताने करने में तो पीएचडी कर रखी होती है। भाग्य सोफे से खड़ा होता है, डाइनिंग टेबल की तरफ जाते हुए कहता है, मैं यह नहीं कहता कि आप यहाँ से जाए, लेकिन श्री और सुभाश्री अब यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे तो आपको रहना ही नहीं के साथ है। उम्मीद करता हूँ जितनी जल्दी हो सकेंगे आप ये सब झगड़ा खत्म कर लेंगे। भाग्य डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। श्री उसके सामने ब्रेकफास्ट करती है। भाग्य ब्रेकफास्ट का एक बाइट लेते हुए सुभाश्री की तरफ बढ़ा देता है। सुभाश्री भाग्य के हाथ से प्यार सिखा रही थी। सुभाश्री को कल्याणी जी की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो और श्री जब से घर में आए थे, कल्याणी जी ने कब किसी न किसी बात पर श्री और सुभाश्री को तौंदी मारी थी और सुभाश्री के दिल में यह बात घर कर गई थी। भाग्य ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चला जाता है और सुभाश्री से कहकर जाता है कि जब शाम को वह लोग वापस आएंगे तो सुभाश्री को आइसक्रीम पार्लर ले जाएंगे। सुभाश्री अपने कमरे में बैठी कुछ सोच रही थी। यशोदा जी उसके कपड़े लेकर आती है और अलमारी में सेट करती है। सुभाश्री को इतना सोचता हुआ देख यशोदा जी कहती है, क्या बात है सुभाश्री, क्या सोच रही? सुभाश्री रहती है, दादी मम्मी पापा एक दूसरे से इतना दूर दूर क्यों रहते हैं? वह लोग बाकी मम्मी पापा की तरह एक साथ हंसते मुस्कुराते क्यों नहीं रहते हैं? और यह खड़ूस आंटी मेरी मम्मी को इतना बातें क्यों सुनाती है? यशोदा जी सुभाश्री के पास बैठी है और कहती है, बेटा आपकी मम्मी पापा कभी दूर नहीं हो सकते हैं। वह लोग तो जब दूर थे तब भी एक दूसरे से दूर नहीं थे। एक दूसरे के दिल में एक दूसरे की यादें ही उनके प्यार का जरिया थी। और जहाँ तक बात रही कल्याणी जी की, तो उनका क्या मसला है ये तो मुझे भी नहीं पता। तुम कल्याणी जी की बातों को ज़्यादा ध्यान से मत सुना करो। फ़ोन का और तुम्हारे पापा का मामला है और तुम्हारे पापा बहुत समझदार है, कोई चीज़ को बहुत मैच्योरिटी हैंडल करेंगे। सुभाश्री अपनी जगह से खड़ी होती है और अपने कमर पर हाथ रखते हुए कहती, मैं भी बहुत समझदार हूँ और मैंने देखा है मेरी मम्मी और मेरे पापा एक दूसरे से कटे कटे रहते हैं। वो और मम्मी पापा की तरह है, पी नहीं रहते हैं। मुझे नहीं पता इन दोनों के बीच आपस में क्या खिचड़ी पक्की हुई है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे मम्मी पापा एक साथ है। पी रहे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दादी हमारे घर के मंदिर में राम सीता की मूर्ति है। आपने तो मुझे राम सीता की कहानी बताई है ना, कैसे राम जी सीता माता से कितना प्यार करते थे। दूर रहने के बाद भी वह दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे। मेरी मम्मी पापा क्यों काटे काटे रहते हैं? मेरी मम्मी पापा एक दूसरे के साथ हैप्पी हैप्पी रह सकते हैं। यशोदा जी मुस्कुरा देती है और कहती है, तुम करने क्या वाली हो? सुभाश्री की चुटकी तो बजती नहीं थी, पर फिर भी उसने अपने हाथ से चुटकी बजाने का इशारा करते हुए कहा, मैं अपनी मम्मी पापा को एक करने वाली हूँ। जब मेरी मम्मी पापा बाकी मम्मी पापा की तरह एक साथ है
हैप्पी कपल की तरह रहेंगे तो फिर मुझे भी छोटा भाई और छोटी बहन मिलेगा। यशोदा जी यह सुनते ही हैरान हो जाती है और वह कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें ये किसने कहा कि हैप्पी कपल रहने के बाद छोटा भाई और बहन मिलता है? सुभाश्री रहती है, मुझे पता है, मैं बच्ची नहीं हूँ। देहरादून वाले स्कूल में जो मेरी फ्रेंड थी ना प्रिया, उसको एक छोटी बहन हुई है। उसने मुझे बताया है कि उसके मम्मी पापा बहुत हैप्पी रहते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने प्रिया को एक छोटी सिस्टर दी है। टंग आउट। मेरी मम्मी पापा भी एक साथ हैप्पी रहेंगे तो मुझे भी एक छोटी सिस्टर या छोटा भाई मिलेगा। यशोदा जी अपना सर पीट लेती है। अब वो इस सवाल का क्या ही जवाब दे सुभाश्री को, लेकिन सुभाश्री के चंचल मन में जो बात आई थी ये गलत तो नहीं थी। चलो इसी बहाने ही सही, कम से कम श्री और भाग्य एक दूसरे के करीब तो आएंगे। कल्याणी पूरे दिन अपने कमरे में रही, ना वह खाना खाने बाहर आई और ना किसी और काम के लिए उसने अपना खाना अपने कमरे में ही मंगा लिया था। शाम को जब भाग्य वापस आता है तो उसके आने की आवाज़ सुभाश्री के कानों तक आ जाती है। वह जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकलती है और दौड़ते हुए भाग्य के पास आती है। सुभाश्री को इस तरह से सीढ़ी से उतरता देख भाग्य जल्दी से उसके पास आता है और कहता है, संभल के सुभाश्री, सीढ़ी पर ऐसे मत उतार करो, आप गिर जाओगे। ऐसा कहते हुए सुभाश्री को अपनी गोद में लेता है। श्री भी अब तक भाग्य के पास आ गई थी। भाग्य एक पल श्री को देखा है और फिर सुभाश्री से कहता है, तो क्या प्लान है आगे का? सुभाश्री बड़ी सी मुस्कान लेकर रहती है, आइसक्रीम पार्लर चलना है, आपने प्रॉमिस किया था, आप मुझे और मामा को आइसक्रीम खिलाने ले जाएंगे। भाग्य मुस्कुराते हुए कहते, हाँ बिल्कुल, मुझे अपना प्रॉमिस याद है, आप मुझे बस 10 मिनट दीजिए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर हम सब आइसक्रीम पार्लर चलेंगे। भाग्य गाड़ी ड्राइव कर रहा था और श्री उसके बगल वाली सीट पर बैठी थी और सुभाश्री पीछे की सीट पर मस्ती कर रही थी। श्री ने उसे 2 बार डांटा भी लगई कि वह शांति से बैठ जाए, पर भाग्य ने उल्टा श्री को ही यह बोलकर चुप करवा दिया कि रहने दो, बच्ची है, अगर वह शरारत नहीं करेगी तो क्या श्री करेगी। सुभाश्री यह सुनकर हंसने लगी और श्री मुंह बनाते हुए भाग्य को देख रही थी। भाग्य अपनी फैमिली के साथ आइसक्रीम पार्लर पहुंचता है और वहां जाकर एक टेबल पर बैठता है और सुभाश्री के सामने मेनू करते हुए कहता है, बताओ कौन सा फ्लेवर खाना है। सुभाश्री मेनू उठाती है और उसमें देखते हुए कहती है, चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी, बनाना और पाइनएप्पल। श्री हैरानी से सुभाश्री को देखते हैं और डांटे हुए कहती है, इतनी सारी आइसक्रीम बिल्कुल भी नहीं, कल संडे है और परसों से तुम्हें स्कूल जाना है, तो चुपचाप कोई एक फ्लेवर पसंद करो। सुभाश्री बेचारा समूह बनते हुए भाग्य को देखते हैं तो भाग्य कहता है, आपको ये सारी फ्लेवर चाहिए तो आपको ये सारे फ्लेवर मिलेंगे। सुभाश्री का चेहरा खुशी से चमक जाता है, लेकिन श्री भाग्य को रोकते हुए कहती है, भाग्य, इसे स्कूल भी जाना है, अगर इतनी सारी आइसक्रीम खागा तो बीमार पड़ जाएगी और आप इसकी छोटी छोटी जिद इसी तरीके से मानते रहेंगे तो ये बिगड़ जाएगी। भाग्य कहता है, बिगड़ती है तो बिगड़ना दो, मेरी बीवी तो आज तक बिगड़ी नहीं, पता नहीं बेटी कैसे बिगड़ जाएगी। भाग्य की ऐसा कहने पर सुभाश्री मुंह पर हाथ रख कर रखी थी करके हंसने लगती है और श्री घूरकर भाग्य को देखते हैं। भाग्य उठना है और आइसक्रीम का ऑर्डर देने चला जाता है। श्री सुभाश्री को देखते हुए घूर रही थी और कहती है, जब देखो तब दांत दिखाती रहती है। भाग्य ऑर्डर देकर वापस आता है और सुभाश्री की पास वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। 10 मिनट बाद एक वेटर एक ट्रे लेकर आता है और सुभाश्री के सामने रखता है। उसे ट्रे को देखकर सुभाश्री की आंखें छोटी हो जाती है और श्री की हंसी निकल जाती है। सुभाश्री ने जितने फ्लेवर मंगवाए थे उस ट्रे में वह सारी फ्लेवर मौजूद थे, पर इतनी छोटे छोटे कप में दिए गए थे कि जैसे एक चम्मच में एक ही बार में वह पूरी आइसक्रीम खत्म हो जाएगी। टंग आउट। सुभाश्री ने घूरकर भाग्य को देखा और कहा, पापा ये क्या है, मैं आपसे आइसक्रीम मांगा, आप तो इतनी सी आइसक्रीम देंगे।
भाग्य ने अन्य से कहा, अरे बेटा देखा तुमने जितने फ्लेवर बोले थे इसमें वह सारे हैं। भाग्य एक कप आइसक्रीम शुभाश्री की तरह बढ़ते हुए कहता है, ये देखो यह आपका वनीला फ्लेवर है। फिर दूसरा कप बढ़ाते हुए कहता है, यह आपका स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। फिर तीसरा कप बढ़ाते हुए कहता है, इसमें आपका चॉकलेट फ्लेवर है। शुभाश्री घूरकर भाग्य को देखते हैं और कहती है, पापा आप मजाक कर रहे हैं ना, यह एक चम्मच आइसक्रीम लेकर आप मुझे बहलने की कोशिश कर रहे हैं। भाग्य कहता है, नहीं बेटा मैं आपको बहलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप ज़्यादा आइसक्रीम खाएंगे तो सच में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आपकी मम्मी भले ही शक्ति करती हो, लेकिन उनकी बात बिल्कुल सही है। परसों से आपको अपने नए स्कूल में जाना है, अगर आप इतनी आइसक्रीम खाएंगे तो सच में बीमार पड़ जाएंगे। देखिए पापा ने आपकी बात मांगी ना, आपको सारी फ्लेवर ला कर दिए हैं तो आप भी पापा की बात मानिए। शुभाश्री बेचारा सा मुंह बनाती है और वह एक चम्मच आइसक्रीम खाने लगती है। आइसक्रीम खाते खाते न जाने शुभाश्री के दिमाग में क्या आया और उसने चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम का कप नीचे रखते हुए गंदा सा मुंह बनाया और कहा, कन्फाउंडेड फेस, छी यह कितनी गंदी आइसक्रीम है। श्री ने कहा, शुभाश्री की क्या कर रही हो, आप ही नहीं आइसक्रीम मंगाई है न और अभी से ऐसे फेंक रही हो। चलो चुपचाप से खत्म करो। शुभाश्री ने कहा, मुझे नहीं खानी, यह गंदा फ्लेवर है, आपको खानी है आप खा लो। श्री जानती थी शुभाश्री को जो चीज़ पसंद नहीं आएगी वो उसे नहीं खाती है, इसलिए हारकर उसने ही वह कप अपनी तरफ बढ़ा लिया और जैसे ही वह उसको खाने लगी शुभाश्री ने कहा, मम्मी आप कितनी सेल्फिश हो, अकेले अकेले आइसक्रीम खा रही हो। अरे ये क्या आइसक्रीम, तो आप पापा के साथ शेयर करो ना। शुभाश्री की बात पर भाग्य ने बेचारा समूह बनते हुए कहा, रहने दो बेटा, वैसे भी तुम्हारे पापा का है ही कौन जो उन्हें प्यार से कुछ खिलाएं। श्री ने अपनी आंखें छोटी करते हुए भाग्य को देखा और मन में कहा, नौटंकी तो खत्म ही नहीं होती दोनों बाप बेटी की। श्री ने एक स्पून आइसक्रीम उठाकर भाग्य की तरफ बढ़ा दिया। भाग्य ने प्यार से उसे आइसक्रीम को खा लिया और फिर श्री ने दूसरा चम्मच लेकर उसे आइसक्रीम को खुद खत्म कर लिया। शुभाश्री अपनी कुर्सी पर खड़ी हो गई और ताली बजाते हुए कहा, अब मेरी बारी, अब मेरी बारी। शुभाश्री ने अपनी ट्रेन में से एक आइसक्रीम उठाया और एक चम्मच श्री की तरह बढ़ाया। श्री ने शुभाश्री के हाथ से आइसक्रीम खा ली। शुभाश्री ने दूसरा चम्मच लिया और भाग्य की तरफ कर दिया। भाग्य ने भी उसके हाथ से आइसक्रीम खा ली। शुभाश्री देखते हैं उनके टेबल से 2 टेबल छोड़कर एक और फैमिली बैठी हुई थी, जहां पर एक हस्बैंड वाइफ और एक छोटा बच्चा था। छोटे बच्चों को उसकी मां बहुत प्यार से आइसक्रीम खिला रही थी। शुभाश्री देखी है कि उसे बच्चों की मां ने श्रृंगार किया हुआ था, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथ में चूड़ियां, माथे पर बिंदी। हाँ, श्री भाग्य के साथ रहती जरूर थी, पर अब वो पहले की तरह सज सावर कर नहीं रहती थी, बल्कि सिंपल कपड़ों में ही रहती थी। शुभाश्री ने श्री की तरफ देखा और उस महिला की तरफ इशारा करते हुए कहा, मम्मी आप इनकी तरह तैयार क्यों नहीं होती हो। श्री ने एक नज़र उसे औरत को देखा और फिर शुभाश्री को देखकर आंखों से ना करते हुए इशारा किया। भाग्य ने भी इस चीज को ऑब्जर्व किया था, पर वह अब क्या ही बोल, उसने कभी श्री को कुछ करने से नहीं रोक। भाग्य ने शुभाश्री को अपनी तरफ किया और उससे कहा, बेटा हम किसी को कुछ करने के लिए जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज मन के ऊपर डिपेंड करती है। शुभाश्री ने कहा, लेकिन पापा आप और मम्मी तो हस्बैंड वाइफ है ना, तो वाइफ को तो ये सब करना जरूरी होता है, मम्मी क्यों नहीं करती। श्री के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और कहती है, घर चलो। भाग्य शुभाश्री को गोद में लेकर खड़ा होता है और चल देता है, पर सच में उसके मन में भी यह सवाल चल रहा था कि अब श्री इस बारे में क्या सोचेगी। पनखड़ी 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 च 120 रोमांस का कचरा। भाग्य गाड़ी चला रहा था और श्री उसके बगल में बैठी थी, लेकिन भाग्य के चेहरे पर खुशी चिपकी हुई थी। वह बार बार उसे पाल को याद कर रहा था जब श्री ने उसे अपने हाथों से आइसक्रीम खिलाई थी।
सुभाश्री पीछे मस्ती करते हुए कूद रही थी। शाम का वक्त था, लोग का आना जाना सड़क पर बढ़ रहा था। तभी एक ट्रैफिक सिग्नल पर भाग्य की गाड़ियां कर रुकती है। भाग्य इस समय सामने देखकर मुस्कुरा रहा था और सिग्नल ओपन होने का इंतजार कर रहा था। सुभाश्री भी अपनी मस्ती में इधर उधर पदक रही थी। तभी सड़क के दूसरी तरफ एक छोटी सी दुकान के साइड में थोड़ी खाली जगह थी। वहां पर सुभाश्री की नज़र टिक गई क्योंकि उसने एक जाना पहचाना चेहरा वहां देखा। सुभाश्री हैरान हो गई कि ये यहाँ क्या, पर वह भी ऐसे। लेकिन इससे पहले वह भाग्य और श्री को कुछ बता पाती। ट्रैफिक खुल गया और गाड़ी आगे बढ़ गई। सब लोग घर पहुंच गए। सुभाश्री सब लोग अपने कमरे में आराम कर रहे थे। लेकिन सुभाश्री को चैन कहाँ, उसे तो रह रहकर वह ट्रैफिक सिग्नल वाली जगह ही याद आ रही थी। जब रात के समय उसे नींद नहीं आई तो वह दरवाजा खोलकर बाहर गैलरी में देखती है। उसकी नज़र सुनील पर पड़ती है, जो अभी अभी भाग्य और श्री के कमरे में पानी का जग रख कर आ रहा था। जैसे ही सुनील को देखते हैं, वह उसके पास दौड़कर जाती है और कहती है, सुनील भैया, आप मेरी एक हेल्प करेंगे। सुनील अपने घुटने के बाल बैठता है और सुभाश्री से कहता है, हाँ बेबी बताए, आपको कुछ चाहिए क्या? सुभाश्री कहती है, हाँ भैया मुझे कुछ चाहिए, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए, आप करोगे? सुनील कहता है, हाँ बताए ना, आपको क्या हेल्प चाहिए हमसे? सुभाश्री कहती है, मुझे आपका फ़ोन चाहिए। सुनील हैरान हो जाता है, आखिर सुभाश्री को उसका फ़ोन क्यों चाहिए? वह कहता है, बेबी आपको मेरा फ़ोन क्यों चाहिए? सुभाश्री कहती है, ओहो भैया, मम्मी पापा से फ़ोन मांगूंगी तो वह 100 तरह के सवाल जवाब करेंगे, इसलिए मुझे आपका फ़ोन चाहिए, 2 मिनट में वापस दे दूंगी। सुनील सुभाश्री की तरफ अपना फ़ोन बढ़ा दिया। सुभाश्री उसे जल्दी से लेकर अपने कमरे में जाती है, दरवाज़ा बंद कर लेती है। सुनील हैरान हो जाता है कि सुभाश्री फ़ोन लेकर दरवाज़ा क्यों बंद कर रही है। सुभाश्री अंदर जाती है और जल्दी से अमन का नंबर डायल करती है। दूसरी तरफ अमन अपनी पैकिंग कर रहा था। वह वापस जा रहा था। हालांकि मैंने उसे रुकने के लिए कहा था, लेकिन अब उसके पास रुकने की कोई वजह नहीं थी, इसलिए वह अपना सामान पैक कर रहा था। तभी उसका फ़ोन बजता है। अमन अपनी स्क्रीन पर अननोन नंबर को देखकर चौंक जाता है, पर फिर कुछ सोचकर वह फ़ोन उठा लेता है। अमन फ़ोन उठाता है और कहता है, हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से सुभाश्री कहती है, पार्टनर मैं हूँ। अमन हैरान हो जाता है और कहता है, सुभाश्री आप मुझे किसके नंबर से फ़ोन कर रही है? सुभाश्री ने कहा, अरे पार्टनर नंबर छोड़ो, ये पूछो कि मैं आपको क्यों फ़ोन कर रही हूँ। अमन हैरान होते हुए कहता है, क्यों कर रही हो? तो सुभाश्री कहती है, क्योंकि आप मेरे पार्टनर हो और मैं आपके साथ अपनी अच्छी बुरी और सारी बातें शेयर करती हूँ, इसलिए मैं आपको फ़ोन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आपकी मदद चाहिए। अमन कहता है, अच्छा तो मेरी जाना को मेरी मदद चाहिए, बताओ क्या मदद चाहिए आपको? सुभाश्री के कहती है, पार्टनर आज शाम को मैं, मम्मी और पापा हम आइसक्रीम खाने बाहर गए थे। अमन कहता है, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? सुभाश्री रहती है, अरे सुन तो, ये बड़ी बात थोड़ी ना है, बड़ी बात तो अब है जो मैं अब बताऊंगी आपको। अमन कहता है, अच्छा सॉरी बताओ क्या बात है? सुभाश्री कहती है, वहाँ से वापस आते वक्त पापा की गाड़ी एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी थी और वहाँ पर मैंने कुछ देखा। अमन ने कहा, ऐसा क्या देख लिया तुमने? सुभाश्री ने कहा, मैं वहाँ पर एक औरत को देखा जो भीख मांग रही थी। अमन अपना सर पीट लेता है, कहाँ वह इस बच्चे की बातों में आ रहा था। वह कहता है, सुभाश्री यह कोई बड़ी बात नहीं है, तुम इस बात को बताने के लिए मुझे इतनी रात को फ़ोन कर रही हो, जाओ चुपचाप जाकर सो जाओ। अरे फ़ोन मत रखो, 1 मिनट मेरी बात तो सुन लो यार। कोई मेरी बात ही नहीं सुनता, मुझे छोटा बच्चा बोलकर सब चुप करवा देते हैं और यह बड़े लोग समझते हैं, ये बहुत अक्लमंद है। अमन वापस फ़ोन अपने कान से लगता है और कहता है, अच्छा ठीक है, नहीं रख रहा फ़ोन, बताओ क्या बात है? सुभाश्री कहती है, अरे मैंने उस औरत के बारे में बात करने के लिए आपको फ़ोन नहीं किया है,
बल्कि वह जिससे बात कर रही थी उसके बारे में बताने के लिए मैंने आपको फ़ोन किया है। अमन कहता है, हाँ तो गोल गोल बातें क्यों घूम रही हो, सीधे सीधे बोलो ना, क्या देखा तुमने? मैंने उस औरत को भैंस आंटी के साथ बात करते हुए देखा है। अमन हैरानी से कहता है, कौन भैंस आंटी? सुभाश्री खींचते हुए कहती है, अरे वही मोटी भैंस आंटी जो हमारे घर में रहती है और खुद को मेरे पापा की मम्मी कहती है। अमन हैरानी से कहता है, मतलब तुम्हारी दादी? सुभाश्री चलते हुए कहती है, वह मोटी भैंस मेरे पास मेरी दादी नहीं है, मेरी बस एक ही दादी है, यशोदा दादी। अमन हैरान होकर कहता, जाना तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने भाग्य की माँ को ही वहाँ देखा था माँ? तलब तुम्हें कोई धोखा भी तो हो सकता है। सुभाश्री कहती है, उस मोटी भैंस को पहचानने में तुम्हें कभी धोखा नहीं करूंगी। जब देखो तब मेरी मम्मी को कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलती रहती। चुड़ैल कहीं की। अमन कहता है, अच्छा ठीक है, इस बारे में तुम अभी घर में किसी से मत कहना। मैं अपनी तरफ से पता करने की कोशिश करता हूँ। सुभाश्री ठीक है बोलती है और फोन रख देती है। अमन भी सुभाश्री की कई बातों को सोच रहा था। आखिर सुभाश्री जितनी भी शैतान और नटखट क्यों ना हो, पर वो कभी झूठ नहीं बोलता है, खासकर उन लोगों के बारे में तो कभी नहीं जो उससे जुड़े हुए हैं। अमन अपने हाथ में पड़ी उसे एयर टिकट को देख रहा था और फिर कोई सोचते हुए उसने वो टिकट फाड़ दी और उसे पढ़ते हुए मन में कहा, लगता है मुंबई को मैं कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया हूँ, इसलिए मुझे वापस नहीं जाने दे रही है। कोई बात नहीं, कुछ दिन दाना पानी यहाँ और लिखा है। तारांकन। अगले दिन संडे था। मंडे से सुभाश्री को उसने अपने नए स्कूल जाना था। भाग्य जब सोकर उठना है तो श्री अभी भी सो रही थी। भाग्य को श्री सोई हुई बहुत प्यारी और मासूम नजर आ रही थी। इस वक्त तो भाग्य को श्री सुभाश्री से भी छोटी नजर आ रही थी। भाग्य ने झुककर श्री के माथे पर एक प्यारा सा किस किया और फिर उसके बाद श्री को अच्छे से ब्लैंकेट से कर करके जिम चला गया। 1 घंटे बाद भाग्य जब जिम से वापस आता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। श्री इस समय आईने के सामने बैठी हुई थी। श्री ने आज ग्रीन कलर का अनारकली सूट पहना था, पर आज पहले वाली श्री लग रही थी। भाग्य की श्री। हाथों में चूड़ियां, माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर और गले में भाग्य के नाम का मंगलसूत्र। श्री आईने में देखकर अपने श्रृंगार को पूरा कर रही थी, पर जैसे श्री ने अपनी सूट की डोरी बांधनी चाहिए, जैसे उसकी डोरी ने आज उसका साथ छोड़ दिया हो। 5 मिनट कोशिश करने के बाद श्री परेशान हो गई और उसने अपने हाथ झटकते हुए कहा, परेशानी क्या है इसकी? सभी श्री को अपने हाथ पीठ पर किसी के हाथ महसूस हुई। श्री ने आईने में देखा तो पीछे भाग्य खड़ा था और उसकी दोनों डोरियों को आपस में पकड़कर उलझा रहा था। श्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, वो वैसे ही भाग्य के अक्ष को आईने में देख रही थी। भाग्य ने डोरी को बांध और श्री के कंधे पर अपना सर रख के दिखाते हुए कहा, शायद ये डोरी उस डोर को बढ़ने में मदद कर रही है जो तुम्हारी और मेरे बीच। ये सब मैं सुभाश्री के लिए कर रही हूँ। उसी ने कहा कि मैं बाकी मम्मियों की तरह क्यों नहीं तैयार होती हूँ। भाग्य के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, चलो सुभाश्री के बहाने ही सही, तुमने श्रृंगार तो किया, तमन्ना थी तुम्हें इस रूप में देखने की। भाग्य पीछे से श्री के गर्दन पर अपने गर्म सांस छोड़ रहा था और श्री धीरे धीरे सिहर रही थी। चाहे खुद को कितना ही पत्थर क्यों ना बना ले, श्री दिल में तो अभी भी कहीं ना कहीं भाग्य का प्यार है। भाग्य और श्री के और करीब आता है कि तभी धम से उनका दरवाजा खुलता है और सुभाश्री आते अंदर आने के साथ रहती है, पापा आज संडे है। पर सामने का सीन देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। भाग्य और श्री जल्दी से एक दूसरे से अलग होते हैं। श्री जल्दी से टेबल पर रखा अपना दुपट्टा लेती है और उसे सही पहनती है। भाग्य भी थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन में आ गया था। क्या औलाद है उसकी, उसी के मम्मी पापा के रोमांस का कचरा कर दिया। सुभाश्री ने मुंह बनाते हुए कहा, सॉरी मैं भूल गई थी कि रूम में आने से पहले डोर लॉक करना चाहिए, पर मैंने कुछ भी नहीं देखा और मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी।
श्री ने आंखें दिखाते हुए कहा, क्या नहीं कहोगी? कुछ भी तो नहीं हुआ है जो किसी से कहना है। क्या खाओगी तुम किसी से, जब यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है? सुभाश्री ने दांत दिखाते हुए कहा, वही तो मैं कह रही हूँ मम्मी, कि मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा कि पापा आपको गले लगा रहे थे। श्री की आंखें हैं रानी से बड़ी हो जाती है और भाग्य हैरान होते हुए कहता है, क्या खाकर पैदा किया है श्री ने इसे? भाग्य आगे आता है और सुभाश्री को देखकर कहता है, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, पापा मम्मी को गले नहीं लग रहे थे। अल्पविराम डॉट, बल्कि पापा तो मम्मी को किस कर रहे थे। भाग्य की यह कहते ही श्री की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और सुभाश्री अपने दोनों हाथों को मुंह पर रख कर की करके हंसने लगी। श्री भाग्य को आंख दिखाते हुए कहा कि क्या कह रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और ये तुम क्या फालतू बातें सिखा रहे हो मेरी बेटी को? भाग्य मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहता है, अरे मैं कहाँ कुछ सीख रहा हूँ, मैं तो बच्चे से सच्ची कह रहा हूँ। बच्चों से हमेशा सच कहना चाहिए, तभी उन्हें सच कहने की आदत होती है, वरना फिर वह झूठ बोलने लगते हैं। श्री भी हर बढ़ाते हुए कहती है, हाँ तो सच कहो ना कि तुम यह नहीं कर रहे थे। भाग्य ने शरारती अंदाज में कहा, हाँ पर मैं करने तो वही वाला था ना। अपनी मम्मी पापा का रोमांटिक झगड़ा सुनकर सुभाश्री हंस रही थी और श्री को चिढ़ो रही थी। वह अपना पैर पटकती है और कमरे से चली जाती है। उसके जाते ही भाग्य और सुभाश्री एक दूसरे को देते हैं और हाई फाई करके हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद भाग्य सुभाश्री को लेकर नीचे आ रहा था, तभी उसकी नज़र श्री पर जाती है, जो कि किचन से डाइनिंग टेबल की तरफ आ रही थी। भाग्य आज श्री को देखकर बहुत खुश था। 3 दिन से श्री भाग्य के साथ ही थी। भाग्य को फिर भी कोई कमी से महसूस हो रही थी, पर आज श्री को देखकर उसे लग रहा है कि सच में उसकी बीवी वापस आ गई है। भाग्य की खुशी छुपी नहीं छुपा रही थी। भाग्य सुभाश्री को गोद में लेते हुए सोफे की तरफ बढ़ रहा था, तभी सुभाश्री जोर से चिल्लाई, पार्टनर। श्री और भाग्य का ध्यान दरवाजे की तरफ था, जहां पर से अमर अंदर आ रहा था। अमन ने सुभाश्री को देखकर मुस्कुराया और उसके बाद भाग्य को देखकर कहा, हेलो मिस्टर जयदेव, आपकी आंखें छोटी हो गई। और उसने अमन को देखते हुए कहा, तुम गए नहीं अभी तक? अमन को भाग्य से ऐसे ही किसी जवाब की उम्मीद थी और उसने हंसते हुए कहा, ये शहर मुझे जाने ही नहीं दे रहा है। खैर यह सब बातें फिर कभी होती रहेगी, आज मैं सुभाश्री के लिए आया हूँ। भाग्य ने घुकर अमन को देखा और कहा, मतलब? सुभाश्री ने भाग्य की गोद से नीचे उतारते हुए कहा, पापा मैं और पार्टनर आज घूमने जा रहे हैं। भाग्य ये सुनकर हैरान हो गया और श्री भाग्य को घूर रही थी, क्योंकि उसे पता था भाग्य को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई है। 121 जैसा बाप वैसी बेटी। श्री जल्दी से भाग्य और अमन के बीच में आती है और भाग्य की बाजू पड़ते हुए कहती है, भाग्य अमन सुभाश्री को लेकर अक्सर बाहर जाया करता है और सुभाश्री भी अमन के साथ कंफर्टेबल रहती है। भाग्य अपनी आंखें छोटी करते हुए श्री को घूरता है और कहता है, पहले कोई क्या करता था या क्या नहीं इससे मुझे बिल्कुल मतलब नहीं है, लेकिन अब मेरी बेटी किसी भी बाहर वाले के साथ बाहर नहीं जाएगी। अमन ने अपनी मुठिया कस गई, लेकिन सुभाश्री ने आगे आते हुए कहा, पापा प्लीज मुझे पार्टनर के साथ बाहर जाने दो ना। भाग्य ने कहा, बेटा अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो मैं ले चलता हूँ ना, आपको बताओ ना आपको कहाँ जाना है। सुभाश्री ने कहा, नहीं पापा मुझे पार्टनर के साथ जाना है, हम दोनों बीच जाएंगे घूमने के लिए, प्लीज मुझे पार्टनर के साथ जाने दो ना। भाग्य एक बार घूरकर अमन को देख रखता है और उसके बाद अपने मन में कहता है, मैं सारी दुनिया से जीत सकता हूँ, बस श्री और अपनी बेटी के सामने हार जाता हूँ। भाग्य वहां से एक ड्रार की तरफ जाता है और वहां से एक चाबी निकालकर अमन की तरफ करते हुए कहता है, गाड़ी ले जाओ। अमन बिना किसी भाव के कहता है, इस ओके मिस्टर जयदेव मैं टैक्सी कर लूंगा। भाग्य भी अपने कठोर भाव के साथ कहता है,
तुम टैक्सी में घूम सकते हो, मेरी बेटी टैक्सी में नहीं घूमेगी, उसके पास गाड़ी है। सुभाश्री जल्दी से भाग्य के हाथ से गाड़ी की चाबी लेती है और अमन के हाथ में रखते हुए कहती है, हाँ हाँ पापा, हम गाड़ी में ही जाएंगे, आप मत चिंता करो इतनी, मैं पार्टनर के साथ बस बीच घूमकर अभी वापस आ जाऊंगी। चलो चलो पार्टनर। ऐसा कहते हुए सुभाश्री अमन को धक्का देकर घर से बाहर ले जाने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि थोड़ी देर और रहती तो अमन और भाग्य के बीच जरूर कोई बहस हो जाती। घर से निकलने के बाद सुभाश्री ने ऐसे सांस ली जैसे कि कितनी बड़ी जंग जीत गई हो, और अमन सुभाश्री को देखकर कहता है, मैं बात कर रहा था ना, क्या जरूरत थी गाड़ी की चाबी लेने की। सुभाश्री अपना सर पीट लेती है और कहती है, अरे पार्टनर, वैसे तो मुझे बच्चा बच्चा बोलते रहते और खुद बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो। आपको क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा? आप और मेरे पापा एक कोल्ड वॉर में इन्वॉल्व हो, और हम दोनों जिस काम के लिए जा रहे हैं ना, उसमें कितना रिस्क है। उसके बावजूद आप टैक्सी में जाएंगे। आपको पता है मुंबई में टैक्सी का किराया कितना है, और जब गाड़ी घर की है तो क्यों टैक्सी में पैसे बर्बाद कर रहे हो? इतने ही पैसे है तो आते हुए मुझे पिज्जा खिला देना। ऐसा कहते हुए सुभाश्री टपक टपक करते हुए सीढ़ियों से कूदते हुए गाड़ी की तरफ चल देती है, और अमन ना में अपना सर ही लाता है। अमन सुभाश्री को जाता हुआ देखा है और कहता है, एटीट्यूड तो बिल्कुल अपने बाप के लिए है इसने। अमन और सुभाश्री गाड़ी से चल देते हैं। थोड़ी देर बाद वह लोग इस ट्रैफिक सिग्नल के पास आकर रुकते हैं, जहां पर कल सुभाश्री ने कल्याणी को देखा था। सुभाश्री विंडो से बाहर की तरफ देखती है तो अमन कहता है, लो हम आ गए यहाँ पर, अब बताओ कहाँ है वो औरत। सुभाश्री बाहर गुजराती भीड़ को देखते है और कहती है, मैं भी ढूंढ रही हूँ। अमन भीतर से उधर नजर दौड़ते हुए कहता है, ऐसे तो यहाँ बहुत सारी औरत है जो भीख मांग रही है, इन सब में से तुम उसे औरत को कैसे पहचान? सुभाश्री अमन को देखकर कहती है, हाँ पार्टनर, ये बहुत सारी औरतें हैं जो भीख मांग रही है, पर वह मोटी भैंस आंटी तो उस एक औरत से बात कर रही थी ना। अमन सुभाश्री को देखा है और मन में कहता है, एटीट्यूड और दिमाग दोनों ही बाप पर गए हैं। तभी सुभाश्री एक तरफ इशारा करते हुए चिल्लाती है, अरे पार्टनर, वह देखो उस तरफ, वह नहीं वो औरत, वो उस तरफ वहां जा रही है। अमन देखा है, सड़क के दूसरी तरफ दो भीखरन औरतों के साथ एक औरत थी जिसकी तरफ सुभाश्री इशारा कर रही थी। अमन सुभाश्री को देखकर कहता है, तुम्हें पूरा यकीन है ये वही है? सुभाश्री हमें सर करती है और कहती है, मुझे 100% यकीन है, यही वो औरत है जो कल उस मोटी आंटी से बात कर रही थी और ऐसे हंस के बात कर रही थी जैसे कितने जन्मों की बिछड़ी हुई सहेली है। अमन गाड़ी साइड में लगता है और गाड़ी से निकलता है। सुभाश्री भी उसके साथ आती है। अमन सुभाश्री का हाथ पकड़ता है और उसे तरफ चल देता है जहां पर वह भीखरन औरत थी। उम्र यही कोई 45-50 के आसपास की होगी। कोई पुरानी सी मैली 10 जगह से फटी हुई साड़ी को पहना हुआ था। कितने दिनों से नहीं नहाई हो इसलिए बाल पूरे जड़ बन गए थे। अमन उसे औरत के पीछे जाता है और उससे कहता है, सुनो। वो औरत पलटकर अमन को देखते है। अपने सामने एक आदमी और एक बच्ची को देखकर वो औरत दयाभाव से कहती है, जी सब कुछ खाने को देना है क्या? अमन कहता है, कुछ काम है आपसे। वो ये सुनकर चौंक जाती है। आखिर उस जैसी भीखरन से किसी को क्या काम आ सकता है? अमन उसे औरत को ऊपर से नीचे तक देखा है। उसे उसकी हालत कुछ ठीक नजर नहीं आती है। फिर वह दाएं तरफ मौजूद एक रेस्टोरेंट की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वहां चल के बात करें। उस भिखरन की आंखें बाहर आ गई। उसने आज तक इस रेस्टोरेंट में जाने की कभी कल्पना भी नहीं की, क्योंकि उसका यहाँ जाना माना था और अमन उस कह रहा था कि वो उससे बात करेगा रेस्टोरेंट में बैठकर। वह भीखरन हैरान होते हुए कहती है, लेकिन साहब आपको मुझसे क्या काम है? अमन कहता है, मुझे बस आपसे कुछ पूछना है।
बैठकर बातें करते हैं। अमन सुभाश्री को लेकर उसे रेस्टोरेंट की तरफ चल देता है और वह भीखरन औरत भी उसके पीछे पीछे चल देती है। जैसे ही वह लोग रेस्टोरेंट के गेट पर पहुंचते हैं, दरवाजा खोलना है। अमन और सुभाश्री तो अंदर चले गए थे, लेकिन वो भीखरन औरत को गेट पर ही रोक देता है और उसे भागते हुए कहता है, ए तू यहाँ क्या कर रही है? चल जा, भाग यहाँ से। भिखारान अमन को देखते हैं तो अमन दरबान से कहता है, मेरे साथ है। दरबान हैरान हो जाता है और फिर दरवाजा खोल देता है और वह भीखरन रेस्टोरेंट के अंदर आ जाती है। उस भीखरन औरत ने ये रेस्टोरेंट आज तक बाहर से ही देखा था। वह इसके अंदर कभी नहीं आई थी, इसलिए यहाँ की खूबसूरती और चमक को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गया। लगा अमन कोई रईस आदमी है जिसने उस पर दया खाई है। अक्सर लोग भिखारी के ऊपर रहम खाकर उन्हें कुछ खाने खिला देते हैं। यही सोच वो भी अमन के पीछे पीछे चल दी। अमन टेबल के पास जाता है, वहाँ वह सुभाश्री को बिठाने है और फिर खुद बैठकर उस औरत को कहता है, बैठो। वो औरत हैरान होते हुए अमन से कहती है, साहब मैं यहाँ बैठो। अमन कहता है, हाँ यहाँ बैठो। वो औरत कुर्सी पर बैठ जाती है और सारे होटल को निहारने लगती है। एक वेटर आता है और उस औरत को देखकर चौंक जाता है, पर अमन उस वेटर से कहता है, एक मैंगो शेक लिया, एक ब्लैक कॉफी। और फिर वो उस औरत की तरफ देखकर कहता है, तुम कुछ लोगी। उसके मन में तो ये था कि मुझे पेट भर कर खाना खिला दो, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा सभ्य बनते हुए कहा, चाय मिल जाएगी। अमन वेटर को चाय लाने के लिए कहता है। 10 मिनट बाद उनका ऑर्डर आ जाता है। अमन अपनी ब्लैक कॉफ़ी लेता है। सुभाश्री को मैंगो शेक पकड़ता है। सुभाश्री अपना मैंगो शेक पीती है। तभी उसके और अमन के कानों में किसी के सूद सुर की आवाज़ आती है। अमन और सुभाश्री हैरान होते हुए देखते हैं। वो औरत चाय प्लेट में डालकर फूं मार मार कर पी रही थी। जब उस औरत ने चाय पी ली और एक बिस्कुट खा लिया, तो वह अपनी जगह से खड़ी होती है और अमन से कहती है, धन्यवाद साहब। अमन कहता है, ओह हेलो, खाया पिया और चल दिए। मैंने तुम्हें यहाँ किसी काम के लिए बुलाया है। वो औरत वापस कुर्सी पर बैठ जाती है और अमन से कहती है, साहब आपको मुझसे क्या काम है? अमन अपना फ़ोन निकलता है और उसमें कल्याणी की एक तस्वीर जो उस सुभाश्री ने रात में सेंड की थी, वह उस औरत को दिखाते हुए कहता है, इसे जानती हो? वह भीखरन औरत जब कल्याणी की तस्वीर देखी है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वह अमन को देखकर कहती है, साहब आप लोग कौन है? अमन कहता है, ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तुम बस इतना बताओ, क्या तुम इस औरत को जानती हो? वह भीखरन औरत कहती है, अरे जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ साहब, इसे ये रूपा है। अमन और सुभाश्री दोनों हैरान हो जाते हैं। अमन कहता है, रूपा, पर इसका नाम तो कल्याणी देवी है ना? भीखरन औरत कहती है, साहब मैं किसी कल्याणी देवी को नहीं जानती, पर जिसकी तस्वीर आप मुझे दिखा रहे हैं इसका नाम रूपा है। अमन कहता है, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि यह रूप है? वह भीखरन औरत कहती है, अरे कैसे नहीं पहचानूंगी साहब, इसे हमारी ही बस्ती की है। ये भी इसी सिग्नल पर भीख मांगा करती थी। क्या गजब की एक्टिंग करती है। हाथ पैर आंखें सब सही सलामत है, लेकिन फिर भी अंधे की एक्टिंग इतनी मस्त करेगी कि अंधा भी चौंक जाए कि कोई इतना अच्छा अंधा कैसे बन सकता है। अमन हैरान होते हुए कहता है, एक्टिंग करती है? वह भीखरन औरत कहती है, साहब आपने चाय पिलाई है, बिस्किट खिलाया है, इसलिए मैं बता देती, इस सिग्नल पर भीख मांगने वाले आधे से ज़्यादा लोग एक्टिंग करते हैं। कोई अंधे की एक्टिंग करता है, कोई लंगड़े की एक्टिंग करता है, कोई टूटे हुए हाथ की एक्टिंग करता है, तो कोई अपाहिज की एक्टिंग करता है। होता उन्हें कुछ भी नहीं है, एकदम सही सलामत हाथ पर है सबके, लेकिन फिर भी खुद को लाचार दिखाते हुए वह लोगों के सामने आते हैं।
और लोग बदले में उन पर दया खाकर उन्हें पैसे देते हैं। दिन में भिखारी बनकर घूमने वाली ये लोग रात में आप लोगों की तरह नॉर्मल जिंदगी ही जीते हैं। और यह जिसकी आप मुझे तस्वीर दिखा रहे हैं, ये रूप है। ये भी हम में से एक थी, पर इसकी किस्मत बदल गई। कहा, गाड़ियों के सामने जाकर खुद को अपाहिज बात कर भीख मांगने वाली यह रूप आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती है। सिर्फ 2 साड़ियाँ थी इस पर जिसे पहनकर यह भीख मांगा करती थी, लेकिन अब देखो बनारसी साड़ी पहनकर घूमती है। अमन और सुभाश्री दोनों हैरान हो जाते हैं। ये सुनकर अमन आगे कहता है, लेकिन अचानक से इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से आ गया है? वह भीखरन औरत कहती है, सब ऊपर वाली की माया है। साहब सुना है, इसका बेटा मिल गया है और वह बहुत रईस है। अब रईस बेटे की माँ ऐसे सड़कों पर भी थोड़ी ना मांगेगा, वह तो अपनी माँ को महलों में रखेगा। सुभाश्री आगे आता है और कहती है, अच्छा आपको पता है इनका बेटा कौन है? वह तो मुझे नहीं पता, वह शायद उस लड़की को पता होगा जो इसे अपने साथ ले गई है। अमन की आंखें छोटी हो जाती है और वह कहता है, कौन लड़की, कौन इसे अपने साथ ले गई? वह भीखरन औरत कहती है, साहब ये सब तो मुझे नहीं पता, पर यह कभी कभी जब भी सड़क से गुजरती है ना तो गाड़ी रोक के हमसे मिलने आ जाती है और हम सब से कहती है कि यह अब अपने बेटे के साथ कहती है। हमने तो उससे कहा भी कि तू इतने पैसे वाली है तो हमारी थोड़ी मदद कर दे, पर साहब पैसा आने के बाद तो इसके रंग ही बदल गए। हमसे बात भी ऐसे करेगी जैसे एहसान करती है। अमन के दिमाग में कुछ आया और उसने उस भीखरन औरत को देखकर कहा, ये कब से अपने बेटे के साथ रह रही है? उसने कहा, यही कोई 5 साल हो गए होंगे। वैसे मैं तो उसके बारे में जितना जानती थी आपको बता दिया, अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो देवराज भाव से बात करो। वह औरत कहती है, देवराज भाव वह है जो यहाँ के सारे सिग्नल का हिसाब रखते हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पर कोई भी भिखारी यूं ही जाकर भीख मांगने लग जाता है? नहीं, उसको यहाँ पर देवराज भाव लेकर आते हैं और इन सब का पैसा भी देवराज भाव के पास ही जाता है। रूपा यहाँ से कहाँ गई, कैसे गई और कौन उस ले गया, ये सारी बातें आपको देवराज जी बता सकते हैं। मैं आपको उनका पता देता हूँ। ऐसा कहते हुए वो अमन को देवराज भाव का पता बताती है। वो औरत उठकर जाने के लिए होती है तो अमन कहता है, रुको। वह रुक जाती है। अमन अपना पर्स निकलता है और एक 500 का नोट उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, ये लो, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। वो औरत मुस्कुराते हुए 500 रुपये लेती है और अमन का धन्यवाद करते हुए चली जाती है। जब 122 5 साल की मिट गई दूरियां। पनखड़ी पनखड़ी पनखड़ी। अमन सुभाश्री के साथ वापस आ रहा था। वह गाड़ी ड्राइव कर रहा था और कुछ सोच रहा था। अमन सुभाश्री ने कहा, पार्टनर आप क्या सोच रहे हो? अमन ने गाड़ी ड्राइव करते हुए, जाना मैं ये सोच रहा हूँ, तुम्हारी दादी को अचानक से सपना तो नहीं आया होगा कि तुम्हारे पापा उनकी मम्मी है? सुभाश्री ने चीरते हुए कहा, पार्टनर वह मेरी दादी नहीं है और आपकी बात बिल्कुल सही है। यशोदा दादी ने मुझे बताया था कि वह मोटी आंटी एक दिन अचानक से पापा के सामने आ गई और उनसे कहा कि वह उनकी मम्मी है। अगर वह मेरे पापा की मम्मी होती तो मेरे पापा के जैसा कोई बात उनके अंदर होता। पापा कितने शांत रहते हैं, कितने प्रैक्टिकल चीज़ों को हैंडल करते हैं, पर वह मोटी भैंस जब देखो तब चिल्लाती रहती है, अपना रोम जमाती रहती है। अमन कहता है, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके पापा में उसे औरत की एक भी क्वालिटी नहीं है, पर फिर भी वह अपने आप को आपके पापा की मम्मी कहती है। कुछ तो गड़बड़ है। सुभाश्री कहती है, वही तो मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि बहुत बड़ी गड़बड़ है, पर सब मुझे बच्ची बच्ची बोलकर चुप कर दे रहे हैं, कोई मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा। अमन ने हंसते हुए कहा, कौन कहता है कि आप बच्ची हैं, आप तो बहुत समझदार हैं। आपने तो वह चीज़ देख ली जो बड़े बड़े लोग नहीं देख सके। अब मुझे इस बात की तह तक जाना होगा,
पर यह काम मैं अकेले नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे किसी की मदद की जरूरत होगी। क्योंकि कल्याणी देवी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। भाग्य जयदेव की माँ है। अगर उनके ऊपर गलत इल्जाम लगाया ना तो तुम्हारे पापा मुझे रात रात शहर से गायब करवा देंगे। इसलिए मुझे किसी पक्के प्रूफ के साथ भाग्य के सामने जाना होगा। पर इस काम में मेरी मदद करेगा कौन? सुभाश्री कुछ सोचती है और फिर अमन के देखकर कहती है, राहुल चाचू। अमन हैरानी से सुभाश्री को देखा है तो सुभाश्री कहती है, अरे हाँ राहुल चाचू, वह बचपन से पापा के साथ है। मम्मी बताती थी राहुल चाचू और पापा बहुत अच्छे दोस्त हैं, बिल्कुल भाई जैसे। राहुल चाचू मेरे पापा की सारी बातें जानते हैं, इसलिए तो माँ के पापा को छोड़कर जाने के बाद भी राहुल चाचू ने उनके साथ नहीं छोड़ा। माँ कहती है कि चाचू हमेशा पापा की केयर करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। अमन हमें सर हिलाते हुए कहता है, तुमसे तुम ठीक कह रही हो जाना, मुझे राहुल से बात करनी पड़ेगी। अगर वह सच में भाग्य की परवाह करते हैं तो इस काम में मेरी मदद जरूर करेंगे। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी जयदेव मैंशन में आती है। अमन और सुभाश्री गाड़ी से बाहर निकलते हैं। अमन सुभाश्री का हाथ पकड़े हुए उसके साथ हंसते हुए जयदेव मैंशन के अंदर आता है। अंदर सोफे पर उसे राहुल और प्रिया दिखाई देते हैं। उन दोनों को देखकर सुभाश्री भागते हुए वहां जाती है और कहती है, मौसी, राहुल चाचू। प्रिया जल्दी से खड़ी होती है और सुभाश्री को अपनी गोद में लेकर उसके गाल पर एक किस करती है और कहती है, अरे मैं तो कब से आपका वेट कर रही थी, कहाँ थी आप? प्रिया अमन की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मैं पार्टनर के साथ घूमने गई थी। तभी श्री उनके पास आती है और कहती है, अच्छा तो कहाँ घूमने आप दोनों? सुभाश्री हैरान हो जाती है और अमन को देखते हैं। अब क्या बताएं वह श्री को कि वो दोनों ट्रैफिक सिग्नल से घूम कर आ रहे हैं। सुभाश्री बात बदलते हुए प्रिया से कहती है, प्रिया मौसी, आपको पता है मेरा नए स्कूल में एडमिशन हो गया है और मेरी यूनिफॉर्म भी आ गई है और मेरे पास नई नई बुक भी है। चलो मेरे कमरे में, मैं आपको दिखाती हूँ। प्रिया सुभाश्री की बात पर हंस देती है और श्री को देखकर कहती है, मैं सुभाश्री के साथ उसके कमरे में हूँ। श्री हमें सर हिलती है। प्रिया सुभाश्री को लेकर उसके कमरे में चली जाती है। तभी भाग्य स्टडी रूम से आते हुए राहुल से कहता है, राहुल तुम फाइल रेडी कर दो और प्रिया को कहना प्रेजेंटेशन रेडी कर दे, मैं सारी चीज़ एक ही बार क्लियर करूँगा। राहुल हमें सर हिलता है। तभी उसकी नज़र अमन पर जाती है और वह बिना किसी भाव के कहते हैं, आ गए तुम। फिर इधर उधर नजर करते हुए कहता है, सुभाश्री कहाँ है? श्री कहती है, सुभाश्री प्रिया के साथ अपने कमरे में है। अमन गाड़ी की चाबी टेबल पर रखते हुए कहता है, अच्छा मिस्टर जयदेव, अब मैं चलता हूँ। लेकिन श्री अमन को रोकते हुए कहती है, अमन लंच टाइम हो गया है, खाना खाकर जाओ। अमन एक नज़र भाग्य को देखा है जो बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। अमन मना करना चाहता था लेकिन तभी भाग्य कहता है, तुम अगर हमारे साथ लंच करोगी तो सुभाश्री को अच्छा लगेगा। उसके बाद भाग्य कुछ नहीं कहता और सीधे राहुल को लेकर स्टडी रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे पर कल्याणी यहाँ नहीं थी। भाग्य ने सुनील से पूछा, माँ कहाँ है? सुनील ने कहा, हमें नहीं पता साहब, वो अपने कमरे में नहीं है। भाग्य नामे सर हिलता है और कहता है, यह माँ भी ना पता नहीं आजकल कहाँ चली जाती है। कल्याणी का जिक्र होते ही अमन के कान खड़े हो जाते हैं और वो एक नज़र सबको देखा है। फिर उसकी नज़र सीधे राहुल के ऊपर जाती है। अमन एक मौके की तलाश में था राहुल से अकेले में बात करने के लिए, क्योंकि उसे सबसे पहले राहुल को कल्याणी के बारे में बताना होगा और अगर कल्याणी के बारे में किसी और ने सुन लिया तो अमन से ही 100 तरह के सवाल करेगा। सबने साथ में लंच किया। प्रिया आज यहीं रुकने वाली थी, इसलिए राहुल उसे छोड़कर वापस चला जाता है। राहुल जैसे ही जयदेव मैंशन के गेट के बाहर जाता है और पहले टर्न लेता है, उसे वहां अमन खड़ा दिखता है। अमन राहुल की गाड़ी को देखकर अपने हाथ से रुकने का इशारा करता है।
राहुल गाड़ी रोक देता है और बाहर आते हुए अमन को देखकर कहता है, अरे अमन, आप अभी तक यही है? कहीं जाना है तो चलिए, मैं छोड़ देता हूँ। अमन राहुल के पास आकर कहता है, नहीं राहुल, एक्चुअली मुझे आपसे बात करनी थी। मैं घर में आपसे बात नहीं कर सकता था, इसलिए मैं यहाँ आपका इंतजार कर रहा था। राहुल थोड़ा हैरान होता है, पर फिर अमन को अपनी गाड़ी में बैठने का इशारा करता है। राहुल की कार इस समय एक सड़क के किनारे खड़ी थी। राहुल ड्राइविंग सीट पर बैठा था और उसके दोनों हाथ को सीने पर बंधे हुए थे। उसने अमन को देखकर कहा, तुम्हें पूरा यकीन है तुम जो बात कह रहे हो वह सच है? अमन कहता है, ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि भाग्य जी की माँ उनके साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। ये सब जितना सीधा दिखाया जा रहा है उतनी है नहीं। राहुल कहता है, शक तो मुझे भी था, पर भाग्य की फीलिंग्स के आगे मैं कमजोर पड़ गया। जब कल्याणी आंटी भाग्य की लाइफ में आई तो वह इतना कंफ्यूज हो गया कि उसे खुद समझ में नहीं आया कि सच क्या है और झूठ क्या। पहली बार अपनी माँ का एहसास पाकर भाग्य बहक गया, वरना शक तो मुझे उस समय भी था। अमन ने राहुल से कहा, तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? मतलब आप कोशिश कर सकते थे ये पता करने की कि वह सच में भाग्य जी की माँ है या नहीं। राहुल ने कहा, हमने डीएनए टेस्ट करवाया था और वह पॉजिटिव आया। अगर ऐसी कोई बात होती तो टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता। अमन कहता है, राहुल जी, आप इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को संभालते हैं और आप बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। डीएनए रिपोर्ट चेंज करना कौन सी बड़ी बात है? आजकल सब पॉसिबल है। लोग यहाँ पर पूरा प्रोडक्ट नकली बना देते हैं, तो इस रिपोर्ट नकली बनाने में कितना समय लगता है? राहुल की आंखें छोटी हो गई। ये बात तो सच है कि दुनिया में फ्रॉड होते हैं, पर राहुल ने कभी इस बारे में सोचा नहीं। राहुल कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर हमें ये सब भाग्य को बताना चाहिए। अमन कहता है, नहीं अभी नहीं। भाग्य जी को जहाँ तक मैंने जाना है वो अपनी माँ के साथ जुड़ चुके हैं और अब अचानक से जाकर हम उनसे ये कहेंगे कि वो औरत उनकी माँ नहीं है, कोई और है, तो शायद वह हमें ही गलत समझे। हमें उनके पास किसी प्रूफ के साथ जाना होगा। राहुल कहता है, तो कहाँ से शुरू करना है? अमन कहता है, मेरे पास देवराज भाव का एड्रेस है जो मुझे उस औरत ने दिया है, हम वहाँ से शुरू कर सकते हैं। राहुल ओके कहता है और अमन उसे वह एड्रेस बताता है। राहुल और अमन गाड़ी स्टार्ट करते हैं और वहाँ उसे एड्रेस पर चल देते हैं। श्री जब सुभाश्री के कमरे में जाती है तो देखी है सुभाश्री और प्रिया सुभाश्री की बेड पर एक दूसरे से चिपक कर सो रहे हैं। श्री के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह दोनों के पास जाती है और उन दोनों को ब्लैंकेट से करके कमरे की लाइट ऑफ कर देती है। श्री उसके बाद अपने कमरे में जाती है। कमरा खाली था, भाग्य कमरे में नहीं है। ये देखकर श्री थोड़ी हैरान होती है। वो एक कदम आगे ही बढ़ती है कि तभी भाग्य उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। भाग्य श्री के कंधे पर अपनी गर्म सांस छोड़ रहा था और श्री शिहार रही थी। उसने धीरे से भाग्य के हाथों के ऊपर अपने हाथ रखते हुए कहा, यह क्या कर रहे हैं आप? भाग्य ने रोमांटिक होते हुए कहा, इंग्लिश में इसे रोमांस करना कहते हैं। श्री सिहर रही थी पर भाग्य अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा था। उसके हाथ श्री के पेट पर कलाकारी कर रहे थे। श्री की सांस भारी हो रही थी। अपने कंधे पर भाग्य की सांसों को महसूस करते हुए उसके बदन में एक कपकपी सी छूट रही थी। भाग्य ने श्री को अपनी गोद में उठा लिया और धीरे से चलता हुआ बेड पर आ गया। 5 साल की दूरियां, सारे गिले शिकवे, सारी शिकायतें, एक दूसरे के लिए सारे जज्बात, आज भाग्य और श्री ने फिर से 5 साल पुराने दिन जिए हैं। कहाँ जाए तो आज फिर से उन दोनों ने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करी है। सब कुछ भूल कर फिर से एक दूसरे के साथ चलने का वादा किया। अब एक दूसरे का साथ ना छोड़ना और बस इसी प्यार के सहारे पूरी जिंदगी बिताना, यही उन दोनों का मकसद था। दूसरी तरफ राहुल की गाड़ी मुंबई के एक लोकल इलाके में आकर रुकती है। राहुल देखा है यहाँ पर बहुत पुरानी बिल्डिंग है
और यहाँ पर लोग सालों से रह रहे हैं। राहुल और अमन उस लोकल बिल्डिंग के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर देखने लगते हैं। पार्क में खेल रहे कुछ लड़कों ने इतनी बड़ी गाड़ी देखी तो वो उनके पास आ गए। उसमें से एक लड़के ने राहुल को देखकर कहा, कहाँ जाना है अंकल? राहुल ने उसे लड़के को घूरकर देखा और अमन ने हंसते हुए कहा, ये तुम्हें अंकल नजर आते हैं। उस लड़के ने भी बिंदास अंदाज से कहा, हाँ अंकल ही तो है। एक दूसरे लड़के ने उसे पहले लड़के के सर पर टपली मेरी और कहा, अरे भैया ये तो मजाक कर रहा है, छोड़िए आप ये बताइए जाना कहाँ है? अमन कहता है देवराज भाव के घर। तुम्हें पता है वो कहाँ रहते हैं? तभी पहला लड़का कहता है, अरे उन्हें तो अक्खी समिति जानती है, कौन नहीं जानता वह कहाँ रहते हैं, सबको पता है ये सामने वाली बिल्डिंग में चौथा फ्लोर है। राहुल और अमन उसके बाद उसे बिल्डिंग की तरफ चल देते हैं। वो लोग सीधे सामने वाली बिल्डिंग पर जाते हैं और वहां पर जाकर वह लिफ्ट से होते हुए 4th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि सामने के फ्लैट पर ही उन्हें देवराज भाव का नाम प्लेट दिख गया था। वो दोनों दरवाजे पर जाते हैं। अमन डोर बेल बजाता है। 2 बेल बजाने के बाद एक महिला दरवाजा खोलती है। महाराष्ट्र नवरी में माथे पर चांद बिंदी, यही कोई 40-45 साल की उम्र की वो महिला उन दोनों को देखकर कहती है, हाँ जी किनसे मिलना है? अमन और राहुल एक दूसरे को देखते हैं तो राहुल कहता है हमें देवराज भाव से मिलना है। वो दरवाजे को पूरा खोलती है और अमन और राहुल को अंदर आने के लिए कहती है। वो उन्हें सामने सोफे पर बिठाती है और कहती है आप दोनों यहीं बैठी है। वो भी पूजा कर रहे हैं, बस आते ही होंगे। 123 भाग्यश्री का मॉर्निंग रोमांस। अमन और राहुल को वहां बैठे हुए आधा घंटा हो गया था। एक नौकर ने उनके सामने आकर पानी का गिलास रखा था। आधे घंटे बाद उसे छोटे से फ्लैट के कमरे से एक आदमी बाहर आता है। दिखने में ठीक ठाक कद काठी का, पर गले में 2 सोने की मोटी मोटी चेन और 10 उंगलियों में सोने की अंगूठी, एक कान में सोने की बूंदे और सामने के एक दांत सोने का। उसने धोती और बनियान पहनी हुई थी। वह जाकर सोफे पर बैठता है और उससे कहता है, जी कहिए क्या काम है आपको? अमन और राहुल पहले एक दूसरे को देखते हैं और फिर सामने बैठे देवराज भाव को। राहुल कहता है, देवराज जी मेरा नाम राहुल है और यह मेरा दोस्त है अमन। हम यहाँ पर आपसे किसी की जानकारी लेने आए हैं। देवराज जी कहते हैं, जानकारी? वह भी मुझसे बताइए क्या जानकारी चाहिए आपको? अमन अपने फ़ोन से कल्याणी की एक तस्वीर सामने रखते हुए कहता है, हम उनके बारे में पता करना है। क्या आप जानते हैं इस औरत को? देवराज जी फ़ोन में कल्याणी की तस्वीर देखते हैं, उनकी आंखें छोटी हो जाती है और वह अमन और राहुल को देखकर कहते हैं, आप दोनों इसे कैसे जानते हैं? राहुल कहता है, मेरा एक दोस्त है, भाग्य जयदेव, नाम सुना होगा आपने। देवराज जी कहते हैं, कार्बन कंपनी का CEO, उसी भाग्य जयदेव की बात कर रहे हो?